हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे सामने। ये न्यूज़ है आईआईटी गुवाहाटी से पढ़ने वाला बच्चा कैसे वो आईएसआई का एजेंट बन जाता है और कैसे इसकी जानकारी मिली हमारी पुलिस विभाग को, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखो, ये लड़का वैसे तो बहुत ही नॉर्मल फैमिली का है, ऐसा माना जा रहा है जैसा अभी तक हमें जानकारी मिली है। हालांकि ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया एक्स पे बहुत 3-4 दिन पहले आ चुकी थी। बट मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये न्यूज़ में कितना ऑथेंटिक है, कितनी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर में आ जाए। तो देखिए कि 2-3 न्यूज़पेपर जो है इसको कवर करने स्टार्ट किए। मे बी ये न्यूज़ अब धीरे-धीरे और ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ये जो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, ये आईआईटी गुवाहाटी से 4th ईयर का स्टूडेंट है और ये जो है स्पेसिफिकली जो इस्लामिक स्टेट का को बनाने का सपना देखने वाले आईएसआई ग्रुप जो है, उसका ये मेंबर है। और इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने इसको ट्रैक किया और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। देखो, इसका एक बड़ा भाई भी है, वो भी आईआईटीएन है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा है उसने और वो एक नॉर्मल बिजनेस करता है, एक स्टार्टअप चलाता है। मदर जो है इनकी वो दिल्ली में छोटा-मोटा हम कह सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर है इनका, जिससे इनका काम चलता है। और मतलब और समझिए कि फादर मदर का स्ट्रगल है, राइट? बच्चों को आगे बढ़ाने में, लेकिन बच्चे कैसे हैं, जो इतने बड़े काम कर रहे हैं, है ना? ये बहुत बड़ा काम है, ये तो विश्व पे एक तरह से उपकार कर रहे हैं ये लोग, इस तरीके का काम करके। मतलब ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है जो मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इससे अधिक मैं बोल नहीं सकती हूँ। देयर इज़ अ सम लिमिटेशन। तो अब ये जो है ना, ये गिरफ्तारी हो गई है, अब क्या पूरा फैमिली जो है पूछी जा रही है। इनके फादर जो है वो पटना में रहते हैं और इनकी जो मदर है वो काफ़ी स्ट्रगल करके अपने बच्चे को पढ़ा रही है। और जो बच्चा है वो इस तरह का काम कर रहा है, एंटी इंडिया, एंटी ह्यूमैनिटी। और मतलब जो है आपने जो पटना में सुना होगा 2047 में, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो 2047 में जो पटना का फुलवारी शरीफ है, वहाँ पे जो है गजवाए हिंद का सपना देखा जा रहा था। मतलब ऐसा है कि एक बार जो पाकिस्तानी सोचते हैं या जो भी आईएसआई वाले जो भी होते हैं वो सोचते हैं कि एक बार जो है गजवाए हिंद होगा। तो ये गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। गजवाए हिंद का मतलब होता है कि जो हिंद है यानी जो हिंदुस्तान है उसका पूरी की तरह से इस्लामीकरण कर देना। ठीक है? तो देखो, ये एक मतलब मैं क्या बोलूँ, इस पे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। बट एक बात सोचनी चाहिए, जो इस तरीके से यूथ को ना बरगलाते हैं उनको सोचनी चाहिए, या यूथ को भी सोचना चाहिए कि भैया जब यहाँ पे अकबर का शासन था, जब यहाँ पे मुगल शासन इतना 700-800 साल इस्लामिक शासन रहा है लगभग, तब तो यहाँ पे जो ये काम हो ही नहीं पाया। हाँ, लेकिन तब ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के डेट में अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर हमारे 9 ऐसे राज्य हैं, जहाँ पे जो हिंदूज़ हैं, उनकी संख्या हो गई है बहुत कम, और इतनी कम हो गई है कि हिंदूज़ जो है वो माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, पंजाब हो गए, ये सब राज्यों में हिंदू की संख्या कम हो चुकी है। अगर हम बात करें 900 जो मेजर तहसील है, उसमें से जो 300 तहसील है ऐसा, जहाँ पे हिंदू जो है वो नहीं है, ना के बराबर है। वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं, वहाँ से अपना माइग्रेशन कर रहे हैं। और ये जो 300 तहसील एरिया है, वो आपको बता दूं कि जो भारत का बॉर्डर एरिया है, स्पेसिफिकली जो बॉर्डर एरिया है ना, जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जो नेपाल के साथ थोड़ा बहुत बॉर्डर, नेपाल वाले बॉर्डर में उतना माइग्रेशन नहीं है, बट जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है, जो आपकी राजस्थान और गुजरात वाला रीजन हो गया, जो आपका इधर साइड का जितना भी राज्य हो गया, उसका जो बॉर्डर स्टेट जो पाकिस्तान से लगता है, तो उन वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि मेजर चीज़ें हमारे देश के अंदर हो रही हैं। तो ये इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि माइग्रेशन कैसे हो सकता है, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन के पीछे क्या कारण है, उसको जो है एग्जामिन करके उस पर वर्क करना चाहिए। और जो हमारे देश के यूथ है, ठीक है, उनको भी जो है हमें सही ट्रैक पे लाना है कि इस तरह की जो भ्रामक चीज़ें हमारे देश के अंदर चल रही है, चाहे वो किसी भी एंगल से चल रही हो, चाहे वो मदरसा के थ्रू चल रही हो या चाहे वो सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही हो, या किसी तरह से इंटरनल जो भी इनपुट दिया जा रहा हो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे यूथ का, राइट, जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा। देखो, इंडिया के अंदर ना ये एथनिक एथनिक तो नहीं बोलेंगे, जो रिलीजियसली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आजकल काफ़ी बढ़ गया है, आजकल काफ़ी बढ़ गया है। एक तो आप खालिस्तान का इशू देख रहे हो बार बार कि खालिस्तान ठंडा हो गया था, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जब से पंजाब में रिसेंटली 2-3 साल से, है ना, ऐसे मान लीजिए 2-3 साल रफली, वहाँ पे अभी आप समझिए कि खालिस्तान का इशू एक प्रोमिनेंट तौर पे चल रहा है।
इससे पहले खालिस्तान का इश्यू ठंडा हो गया था लेकिन ये खालिस्तान का इश्यू क्रिएट हो गया। क्या कारण है, आप खुद भी समझते हो कि ऐसा क्या वहाँ पे चेंजेस हुआ है कि खालिस्तान का इश्यू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगा है। और आपने एक बार उसे सुना भी होगा कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो पहले किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे, आज के डेट में वो नहीं है, उनका ये कहना है कि वहाँ जो पार्टी रूल कर रही है, वो तो उसके जो लीडर है, जो मेन लीडर है, वही तो ये चाहते हैं कि क्या होगा अगर नहीं पीएम बन पाए इंडिया के, तो फिर जो है वो पंजाब को अलग करेंगे, अलग देश बनाएँगे और उसका प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जब नेता के मन में ये बात हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा वाक्य होता है, वो हमारे कार्य पे भी दिखाई देता है। हमारी सोच से हमारा वाक्य आता है और हमारी सोच के अनुरूप ही हम कार्य कर पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटनिंग पहुँचाती है। मतलब हम बाहर से तो लड़ सकते हैं, डेफ़िनेटली। जैसे चाइना के साथ अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना? हर तरीके से हम उसके साथ जो है नेगोशिएट भी कर रहे हैं। और वॉर भी चल रहा है। वॉर कैसा चल रहा है, मतलब ऐसा डायरेक्ट वॉर नहीं चल रहा है, बट वॉर जो है वो बुलेट वॉर नहीं चल रहा है, बल्कि वर्ड वॉर चल रहा है। मतलब वो लोग कुछ बयानबाजी करते हैं तो हम लोग भी पीछे नहीं हटते। वो जो हमारे साथ स्टेप लेते हैं, हम भी उनका वैसे स्टेप करते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फिलीपींस गए थे हमारे एस जयशंकर। वो किस लिए गए थे? वो चाइना को एक तरह से समझाने के लिए कि देखो भैया, तुम ही अकेले नहीं हो इंडियन ओशियन रीजन में। लेकिन चाइना ने भी इसका जवाब दिया, यूएसए पहुंच गया। ठीक है? तो इस तरीके से जो है चाइना हमारे साथ बिल्कुल लगा हुआ है, हम उसके साथ उस तरह से उसको डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे देश के अंदर जो चीज़ें होती है, ये हमें मतलब बहुत हर्ट करती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ़ एक ऐसा मत समझिए कि कैसे आईएसआई में बच्चा पहुँच गया, बल्कि आप ये समझिए कि ये इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। समझ गए? इसको इस तरीके से देखना चाहिए। नाउ अब हम चूँकि बात करने वाले हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और किस तरीके से यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं रिसेंटली के कुछ दिनों में, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया और चाइना का इश्यू है, ये कहाँ तक पहुँचा है, क्या डेवलपमेंट है। देखो रिसेंटली हम बात करें अगर, तो आप ये देख सकते हो, ये मैप है जो आपके चाइना और पाकिस्तान के बीच का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे संबंधित है। देखो वास्तव में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, वो वर्ल्ड को नहीं अफ़ेक्ट करता है, बल्कि ये पाकिस्तान और जो चाइना है, उसकी दोस्ती को ही आगे बढ़ाता है। ये दोस्ती जो है वो सप्लाई चेन से संबंधित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर के इंडस्ट्रियल एनर्जी से लेकर के रेलवे, हाईवे, पाइपलाइन, जितनी भी चीज़ें नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक सेक्टर का, वो चाइना और जो पाकिस्तान है, इसके बीच में ये बूस्ट किया जाएगा वाया रूट, वाया प्लेन, वाया रेल, राइट? तो ये चाइना से, और यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो एरिया है गदावर पोर्ट, जहाँ अभी रिसेंटली इतने अटैक हो रहे हैं, इससे कनेक्टेड है। अब देखो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए थ्रेटनिंग है। इंडिया के लिए थ्रेटनिंग ये है कि ये है हमारा कश्मीर वाला रीजन, ये वाला एरिया को हम अपना अपने मैप में दिखाते हैं, हम अपने मैप में दिखाते हैं। बट ये जो सीपेक जा रहा है, वो इंडिया के इस रीजन से, यानी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से जा रहा है। ये हमारा कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये पीओके है, दैट इज़ अ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तानी अपने कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये इंडिया के लिए थ्रेटनिंग है, ये हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज है। बिकॉज़ चाइना और इंडिया के बीच में जो है ना पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें ये बात स्पष्ट है कि दोनों देश जो है एक दूसरे की सीमाओं को और एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो है इज्जत करेंगे। तो ये एक तरह से वॉयलेंस है इंडिया की सॉवरेनिटी का। बीइंग अ आपकी जो है एक बिगेस्ट कंट्री, नेबर कंट्री, नाउ जो यूएनएससी है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका स्थायी मेंबर है चाइना। तो इस तरीके से पावर का मिसयूज करना हुआ, किसी एक देश को चैलेंज करना, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करना। तो भारत का ये कंसर्न है, बट आपको तो पता ही है, मज़ा ही आएगा पाकिस्तान को, मज़ा ही आएगा चाइना को, भारत को जो है किसी तरह से डिस्टर्ब करने में। लेकिन इतना मज़ा भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हलचलें हैं, और उस हलचल का नतीजा क्या है, आप समझिए। रिसेंटली मेजर अटैक हुए पाकिस्तान में, इसी वीक के अंदर हम देखें, सबसे पहले जो अटैक हुआ था वो एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ था, जिसमें जो कॉन्वॉय है आपका, उसको टारगेट किया गया था। बेसम जगह, जो कि खैबर पख्तूनख्वा जो जगह है, प्रोविंस है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है, उस जगह पे 5 चाइनीज़ नेशनलिस्ट जो नेशनल लोग थे उनको मार दिया गया, जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी मरा। दूसरा जो अटैक हुआ था वो बीएलए ने किया था, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया था, जो बलूचिस्तान की मांग करते हैं।
तो देखो बलूचिस्तान भी ना अलग कंट्री हुआ करता था, समझ गए? इसके प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ने बुलाया, उनको किडनैप किया और वहाँ पे अपनी आर्मी भेज करके बलूचिस्तान को हड़प लिया। तो बलूचिस्तान का भी चाल चल करके इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वही बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपना फ्री बलूच मांगते हैं, इसलिए उनकी एक आर्मी है, बलूच लिबरल आर्मी। और ये इन्होंने टारगेट किया नेवल एयर बेस को, ठीक है? और उसके बाद यहाँ भी डेथ हो गई एक पाकिस्तानी सोल्जर की। थर्ड जो अटैक हुआ वो आप देख रहे हो, रिसेंटली बहुत हुआ एंड क्राइम मचा। जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंटली जो है, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक की पॉइंट है। इवन ये बोल्ड जो BRI है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका भी एक जो है की प्रोजेक्ट है। मैंने BRI के अंदर भी आता है ग्वादर पोर्ट, और आपका जो CPEC है, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अंदर भी वो आता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ। अब देखो बात ये है ना कि अगर अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उसके पीछे मेन वही कारण है, सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करे? क्योंकि उसको जो दोस्त कंट्री है जो पाकिस्तान के लिए इतना कर रहा है, दैट इज चाइना, उसको भी इतनी थ्रेटनिंग मिल रही है, उसके भी लोगों को मारा जा रहा है। यानी आप समझिए पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जमीन पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके मन में चाइना के प्रति क्या है? तो डेफिनेटली वही है, कुछ प्रो चाइना है, कुछ अगेंस्ट चाइना है। एक बार तो याद है आपको, लास्ट टाइम जब आप पार्लियामेंट में वहाँ की बात हुई थी 2-3 साल पहले, कि एक जो वहाँ के सिटिंग MP थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि एक बार भारत के साथ जब हम लोग थे, जब कश्मीर, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तब हम लोग गुलाम थे ब्रिटिश के, है ना? ब्रितानी वो लोग बोलते हैं ना, ब्रितानी शासन के गुलाम थे। और क्या कहते हैं, ऐसे वो लोग नहीं ब्रितानी बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्रितानी ही बोला जाता है, हिंदी में जो बोलते हैं ब्रितानी बोलते हैं। और थोड़ा अलग उसके पीछे कहानी है। तो ये जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, इंडिया इंडिया से फिर डिवाइड होकर के पाकिस्तान बना। और आपको बता दें, इनका ये कंसर्न है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जो पाकिस्तान है वो चाइना का गुलाम हो जाएगा। तो ये तो होगा, द डे विल नॉट टू फार। अब यहाँ पे ना चैलेंजिंग है क्या, कोई भी आदमी अगर यहाँ पे काम करता है, सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि और भी कोई कंट्री काम करती है, तो उसके लिए थ्रेटनिंग कंडीशन है दो चीज़ें। एक तो TTP, दैट इज़ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का ही पाला हुआ, आई कैन से कि जहरीला सांप है, जो पाकिस्तान को ही डस रहा राइट नाउ। और दूसरा है ISI-K, यानी जो अभी रिसेंटली जिसने रशिया पे अटैक किया है और जो अपनी जिम्मेवारी लिया है कि हमने ये अटैक किया है, दैट इज़ ISIS-K का मतलब खुरासान, जो ईरान और इराक, सीरिया, ठीक है, रशिया में, कजाकिस्तान में, अलग-अलग जो सेंट्रल कंट्रीज़ हैं और जो पाकिस्तान वगैरह रीजन है, यहाँ पे इनकी जो है मौजूदगी है। इनका एम है इस्लामिक शासन लाना, खलीफेट का शासन लाना, है ना? जो खलीफा होते हैं, रिलीजियस धर्मगुरु का पोजीशन था जो कि हटा दिया गया। टर्की में ये पोजीशन था, हटा दिया गया। उसको ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये इनसे बचना होगा, इनसे बचेंगे तभी जो है पाकिस्तान के अंदर चीज़ें सुधरेंगी। अब देखो, चूँकि इतना सारा लोगों की डेथ हो गई, चाइनीज़ लोगों की डेथ हो गई, तो जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसा है ना कि आप ये इंश्योर करो कि जस्टिस हमें मिलेगा, और जो आपके देश में गद्दार है, जो परपेट्रेटर है, बैठे हुए हैं, उनको पकड़ो। ये तो पाकिस्तान से होने होएगा नहीं, ये आप बात मान के चलो, ये पाकिस्तान से नहीं होगा, ठीक है? तो ये बात है कि इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, और यही जो है थ्रेटनिंग कंडीशन भी है चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन के लिए, स्पेसिफिकली वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो इसको दूर करने के लिए जो राइटर है, उनका सलाह है कि एक नंबर चीज़ तो ये करना है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है पाकिस्तान का, उसको देखना चाहिए। आई मीन कि पाकिस्तान को अल्टरनेट ऑप्शंस पे देखना चाहिए। चाइना पे डिपेंडेंसी, जो चाइना पे रिलायंस करके रखा है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। इंडिया के साथ बात करना चाहिए, इंडिया के साथ जो है कुछ कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। तो ये राइटर है, इनका ओपिनियन है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, थोड़ी सी जो बात है ना वो हमारी, हम देख लेते हैं कि किस तरह से BRI अफेक्ट करेगा भारत को। देखो, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सिल्क रूट, पहले एक सिल्क रूट हुआ करता था। हालांकि इस सिल्क रूट का जो मैप है वो सही नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे सिल्क रूट ऐसे दिखा दिया गया है। लेकिन आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप देखोगे कि सिल्क रूट जो है वो आज के डेट का जो बांग्लादेश है
वहाँ से होता हुआ, इंडिया से होता हुआ, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, वो यूरोप में जाता हुआ चाइना के थ्रू, चाइना भी जाता है, वो यूरोप जाता हुआ, ऐसे लगभग 60 कंट्री को टच करता हुआ सिल्क रूट था। यानी इस रूट से सिल्क का पहले व्यापार होता था, इसीलिए इस रूट को सिल्क रूट कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे हिस्ट्री में हमने देखा है। बट अब यहाँ पे जो चाइना है, वो उसी तर्ज पे, है ना, माने थीम वही है कि इतने सारे देश को कनेक्ट कर सके। उसी तर्ज पे जो चाइना है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत हम देखेंगे कि दो तीन चीजें हैं, है ना। जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो यहाँ पे कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। ऑल्दो भारत बीआरआई का मेंबर नहीं है, बीआरआई का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन जो पड़ोसी देश है हमारे वो इसके मेंबर है। तो जो भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक कार्य है, थोड़ा नहीं पूरा है। देखो, भारत के जो पड़ोसी देश है ना, श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो श्रीलंका को इंडिया काफ़ी हेल्प किया है क्राइसिस के टाइम में। लेकिन यहीं पे 2017 में जो डील हुई चाइना और श्रीलंका के बीच में, जिसमें उसने अपना जो हबनतोता पोर्ट है उसे 99 ईयर के लिए लीज पे दे दिया। और यहाँ पे देखो, अभी तो रिसेंटली जो हमारी जो ट्रूप्स है वो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज करने के लिए भी गई थी। और रिसेंटली हमने देखा था कि जो चाइना है वो अपना एक शिप भेजना चाहता है श्रीलंका, इसलिए ताकि इंडियन ओशियन जो रीजन है वहाँ पे वो रिसर्च कर सके, समुद्र के अंदर एक्सप्लोर कर सके। ये साइंटिफिक जो है R&D का मामला था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मामला था। लेकिन श्रीलंका को लगा कि नहीं, क्योंकि भारत ने कंसर्न जाहिर किया कि भैया देखो, अगर श्रीलंका तुम्हारे यहाँ चाइना वाले आते हैं तो वो R&D के नाम पे कुछ और ही करेंगे, तो बेहतर है कि तुम जो है कुछ देख लो इसको। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने यहाँ आपको अलाउ नहीं करेंगे। काफ़ी प्रेशर बनाया गया, 2-3 महीने ऐसे चला, उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि वो लोग आने वाले हैं, सीप आने वाली है ना। दूसरा जो देश है मालदीव, तो मालदीव आप जानती हो, रिसेंटली अभी मालदीव को काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है वो सप्लाई किया है चाइना ने, पीने वाला जो ड्रिंकिंग वाटर होता है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, जो चाइना है वो ड्रिंकिंग वाटर लाता कहाँ से है, तो वो तिब्बत से लाता है। जो तिब्बत रीजन है ना, तिब्बत से वो पीने वाला पानी वाया जो है थोड़ा दूर तक ट्रक रूट के माध्यम से, फिर उसके बाद जो है शिपिंग के माध्यम से वो पहुंचाया किसको, मालदीव को। जबकि आपको बता दें कि मालदीव को यही पानी भारत जो है 2 साल पहले क्राइसिस के टाइम में भारत ने पहुंचाया था, और विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर भारत ने डिलीवरी कर दी थी पाइपलाइन। लेकिन वही पानी मालदीव ने अभी इनसे मंगवाया है, जो कि दो मतलब सप्ताह दिन के बाद ही पहुंचेगा यहाँ पे। और अब समझो कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पे भारत के साथ अगर वो व्यापार करता। लेकिन उसने, मालदीव ने जो है मंगवाया है चाइना से, तो वो उसको महंगा ही पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है, उनको कितना मज़ा आता है ये सब करने से। बट एक बात समझना चाहिए कि मज़ा तो तब आना चाहिए जब वो सस्ता खरीदते। बट वो खरीद भी रहे महंगा, और हमें ही मुँह चिढ़ा रहे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो आप समझो कि जो भारत के पड़ोसी हैं उनका क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से मालदीव का यहाँ पे नौटंकी है, हम कह सकते हैं ना। पाकिस्तान तो है ही, समझ रहे हो, इस रूट से ईरान भी कनेक्टेड है ना। उसके बाद हम देखेंगे जो बांग्लादेश है ना, वो भी इस जो BRI है उससे कनेक्टेड है। तो कह सकते हैं आप कि ये ना भारत को घेरने की बड़ी अच्छी जो है कोशिश है इसकी, चाइना की ना। उसके बाद जो इधर के कंट्रीज हैं, है ना, जैसे वियतनाम वगैरह हो गया, थाईलैंड वगैरह, ठीक है, वो भी इसके मेंबर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग शामिल हैं, यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं। अभी रिसेंटली इटली ने ना जो है G20 मीटिंग जब हुई, G20 के मीटिंग के बाद, जाने के बाद, जो इटली है इसने ऐलान कर दिया कि हम जो है मेंबर नहीं होने वाले हैं चाइना की BRI का, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर इटली नहीं होगा। और 2-3 जो फॉरेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, इन्होंने भी छोड़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन भारत ने इसका काउंटर ढूंढा। G20 के टाइम पे ही भारत ने अनाउंस किया कि भारत जो IMEC, दैट इज़ अ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर स्टैब्लिश करने जा रहा है, जो कि भारत की मुंबई से होगा और कहाँ तक जाएगा, ग्रीस तक जाएगा। जिसमें हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, UAE इन्वॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो रियाद है, मतलब सऊदी अरेबिया तो हो गया, इसराइल, ठीक है, हाफिया जो पोर्ट है वो भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस रूट में ना प्रॉब्लम एक ही चीज़ आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अभी इसराइल में वॉर चल रहा है, और इसराइल में काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग कंडीशन है। अभी तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो गाज़ा है वहाँ पे फमाइन की कंडीशन आ गई है। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई, फमाइन मतलब समझ रहे हो ना, भुखमरी अकाल जिसे कहते हैं। तो गाज़ा के अंदर ये हो रहा है, इतना बम्बार्डिंग किया गया है।
इतनी ज़्यादा यहाँ पे हुआ एंड क्राई है। तो जब तक ये रूट में शांति नहीं होगी, तब तक भारत का ये प्रोजेक्ट जो है वो ठंडे बस्ते में होगा। वैसे आपको एक बात बताते हैं, जो बीआरआई है वो सिर्फ पेपर पे है, ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ, यानी अभी भी वो ठंडे बस्ते में है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चाइना है, वैसे तो चाइना एंड यूएसए एक दूसरे के बहुत बड़े राइवलरीज हैं, दोनों से एक दूसरे की बनती नहीं है। दोनों के बीच में अगर हम कह सकें तो सिंपल भाषा में दोनों के बीच में कोल्ड वार होता रहता है और चल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ट्रेड के मैटर में कॉम्पीट करते हैं। देखो, रिसेंटली जो एलन मस्क है ना, जो यूएसए के आपके बहुत बड़े हम कह सकते हैं बिजनेस टाइकॉन हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला के फाउंडर हैं, एक्स जो सोशल मीडिया एक्स है उसको भी वो उसके ओनर है, स्पेस एक्स का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी को वो जो है होल्ड करते हैं। वो अभी चाइना गए थे रिसेंटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि अब वो जो है अपना फॉर्म ओपन करने वाले हैं टेस्ला का, विशेष तौर पे अलग अलग उसमें चीज़ें होंगी, अलग अलग वेरिएंट होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं उस पर भी डेवलपमेंट पे बात हो रही है। तो ये एक चीज़ हो चुकी है चाइना के अंदर, तो चाइना बहुत खुश है। नाउ एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं कि जो चाइना है वो जब यूएसए से यहाँ रिटर्न आया, तो फिर आकर के एक अच्छी खासी धमकी दे रहा है कि वर्ल्ड में एआई के मामले में या किसी भी तरह का जो टेक्निकल ग्राउंड होता है उस मामले में चाइना को ना कोई टक्कर नहीं दे सकता। मतलब यूएसए से आने के बाद इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कह दिया, तो मतलब अब तो इनकी जो है वो होनी है कि मतलब भैया हमसे ऊपर कौन। तो ये बयानबाजी का सिचुएशन चल रहा है इसलिए क्योंकि अभी यूएस में इलेक्शन है। तो ये गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि इनकी जो पार्टी है वो थोड़ा प्रो चाइना जो है मूड रखती है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है वो नेशनलिस्ट पार्टी है वहाँ की, समझ गए। तो वो जो है यूएस फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट की जो है बात करती है, और ये इनका अलग ही अलाइनमेंट है। बट चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम से ही और ट्रेड के कारण हम कह सकते हैं कि चाइना और जो यूएसए का संबंध है उसमें थोड़ी सी खटास आ गई, और उस खटास को इन्होंने मेंटेन करके रखा। लेकिन चूंकि अभी चुनाव है तो अपनी जो आइडियोलॉजी है उस पर आना ही है ना। इसका एक और मैं बता जाती हूँ आपको, देखो वैसे तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है राइट नाउ यूएसए के, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि जो यूएसए है वो थोड़ा थोड़ा एंटी इंडिया बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी चुनाव जीतना है ना। तो इलेक्शन का टाइम है और भारत में भी इलेक्शन है, तो एक तरह से प्रेशर भी बिल्ड करना है, दोनों ही कंट्री में इलेक्शन है। इसीलिए जब ये मिस्टर जो सी जिनपिंग है वो बाइडेन से मिल रहे थे, तब जो चाइना के फॉरेन स्पोक पर्सन है वो बार बार जो है अरुणाचल प्रदेश का नाम ले रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश तो तिब्बत का ही हिस्सा है, उसे तो भारत ने कब्जा करके क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश नाम रख दिया है, समझ गए। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो ये है इम्पोर्टेंट जो हमें समझना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।